आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएटेड एज फॉलो इन द क्लोज्ड कंटेन रिएक्शन। ठीक है, वेजल। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, कह रहा है कि द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन मिक्सर आपको पी दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 आपको एक्स दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना होगा। ठीक है, तो ये आपके पास PCl5 है। ठीक है, PCl5 और ये डिसोसिएट हुई है किसमें, इट इज द PCl3 गैस और प्लस का Cl2 गैस। ठीक है, इसने आपको इनिशियल मोल्स नहीं दे रखे, तो आप एक काम करो, टी इक्वल टू 0 पे आप इसके 1 मोल ले लो और इसके कितने होंगे 0 और इसके भी कितने होंगे 0। तो जब आप एट इक्विलिब्रियम की बात करोगे, ठीक है, जब आप एट इक्विलिब्रियम की बात करोगे, इक्विलिब्रियम में क्या होने वाला है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो इसमें से कितना जाएगा 1 इंटू एक्स, मतलब x ही जाएगा। तो इसका भी कितना बनेगा x और इसका भी कितना बनेगा x। ठीक है, तो अगर आप टोटल मोल्स की बात करो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स कितने आएंगे एट इक्विलिब्रियम, आपको हो गए 1 माइनस का x प्लस का x और प्लस का x, मतलब कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम आपके पास आ जाएंगे 1 और प्लस का x। तो और आपको इक्विलिब्रियम पे इसने टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर दे रखा है, इट इज द P। तो अगर आप बात करोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, तो वो कितना होने वाला है, इट इज द मोल्स ऑफ द PCl3 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द 1 प्लस x एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, इट इज द P। तो मतलब x अपॉन 1 प्लस x इंटू P, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, इट इज द SO3 गैस। ठीक है, इट इज डिसोसिएटेड SO2 गैस। ठीक है, और प्लस का 1/2, ठीक है, प्लस का 1/2 O2 गैस। इसके लिए उसने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दे रखी है 4.9 इंटू 10⁻²। और आपसे इस एक के लिए पूछ रहा है ना, ये इक्वेशन है 2SO2 गैस, ठीक है, और प्लस का O2 गैस और इट इज द डिसोसिएटेड इनटू 2SO3 गैस ना, मतलब ये मिल करके SO3 गैस ये फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि आप इस रिएक्शन को रिवर्स करो। ठीक है, क्योंकि आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करो तो ये क्या होने वाला, देखना, SO2 गैस प्लस का 1/2 O2 गैस। ठीक है, और यहां से आपके पास हो जाएगा SO3 गैस। तो अगर आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा 1/4.9 और इंटू 10⁻², ना 1/Kc हो जाएगा। इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। Kc डैश इसको मैं बोल देता हूं और इसको मैं बोल दे रहा हूं Kc डबल डैश। ठीक है, अब अगर आप इस रिएक्शन में, ठीक है, अब अगर आप इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2SO2 गैस। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का O2 गैस और इधर आपके पास कितना हो जाएगा 2SO3 गैस। ठीक है, तो अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए इस रिएक्शन के लिए वो कितना हो जाएगा Kc डैश टू पावर 2। ठीक है, Kc डैश टू पावर 2। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपके पास हो जाएगा 1/4.9 और इसको ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 10⁻² और इसका पावर कितना है 2 है आपके पास। ठीक है, कितना है 2 है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपकी रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये अप्रोक्सीमेट 416 के आसपास आएगी। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 एंड Kp2 फॉर दिस गिवन रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो ऑफ 1:9। ठीक है, कर रहा है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड z बी इक्वल, तो आपसे पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा। ठीक है, तो पहली रिएक्शन आपको दे रखी है कि x डिसोसिएट हो रहा है 2y में। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये मैं मान के चल रहा हूं कि इसके 1 मोल थे और इसके कितने थे 0, कुछ ना दिया, आप 1 लेकर के चलो। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम पे जब मैं बात करूंगा एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है, आपको होगा कि इसमें से x जाएगा और इसका कितना बनेगा 2x बनेगा। कितना बनेगा 2x बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए मैं क्या ले रहा हूं कि एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आप ले लो, एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर जो मैं ले रहा हूं, टोटल प्रेशर उसको आप ले लो P1। ठीक है, फॉर दिस गिवन रिएक्शन आप कितना ले लो P1 ले लो, कितना ले लो P1 ले लो।
ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए जब आप Kp की वैल्यू लिखोगे Kp1, ठीक है, तो Kp1 कितना बनने वाला है? अगर आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला याद हो, ठीक है, जब हम बात करते थे, ठीक है, ये अगर आप देखो तो इसके लिए डेल्टा एनजी कितना है 1 एंड ए गोज टू 2b, तो इसके लिए डायरेक्ट होता था 4x², ठीक है, 4x² और डिवाइड बाई 1 - x² और इनटू का p, मतलब इस केस में होगा P1, कितना होगा? P1 होगा, ठीक है। और अगर आप इस रिएक्शन के लिए बात करोगे, कौन सा रिएक्शन है? Z, ये डिसोसिएट हो रहा है P+Q में, ठीक है। अगर इसके लिए आप एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक्सप्रेशन आप याद रखना, क्योंकि आप देखो, अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद नहीं होगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको याद रहा तो ये आप डायरेक्ट यहां पर ये लिखोगे, ठीक है, आप डायरेक्ट यहां पर ये लिखोगे ना, क्योंकि इसने आपसे बोल रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का सेम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्स एंड जेड भी इक्वल, तो मैंने इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स लिया है, ठीक है, और इसके लिए भी मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स लेकर के चल रहा हूं जेड का, बिकॉज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आर इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप एट इक्विलिब्रियम पे अगर आप इसके टोटल प्रेशर को ले लो P, कितना ले लो टोटल प्रेशर को, आप कितना ले लो P, तो इस केस में जो आप Kp2 लिखते थे वो आप लिखते थे, अगर आपको याद हो, आता था x² डिवाइड बाई 1 - x², ठीक है, 1 - x² और इनटू का P2। अब इस केस में आपको इसने Kp1 और Kp2 का रेशियो दे रखा है ना, Kp1/Kp2, ये रेशियो इसने आपको दे रखा है 1:9 का, और रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या है? P1/P2 फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे Kp1 और Kp2 के रेशियो के बारे में जानना चाहोगे तो कितना होगा? इट इज द 4x² डिवाइड बाई 1 - x² और इनटू का P1, और ये आपके पास हो जाएगा 1 - x² डिवाइड बाई x² और इनटू का P2, तो x² से x², 1 - x² से 1 - x², तो आपके पास Kp1/Kp2 का रेशियो निकल करके आ जाएगा, दैट इज द 4p1 डिवाइड बाई P2, ठीक है। तो मतलब 1/9 आपका बराबर होने वाला है 4p1 और डिवाइड बाई P2, ठीक है। तो अगर आप P1/P2 के बारे में बात करना चाहते हो, ठीक है, P1/P2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/36, मतलब ऑप्शन नंबर है, ठीक है। इसीलिए उस एक्सप्रेशन को आप याद रखना, डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, और डेल्टा एनजी इक्वल टू 1 के लिए, दोनों केस के लिए, जब आप इन द टर्म ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में हम बात नहीं कर रहे थे तो उस केस में भी आप याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि फॉर द गिवन रिएक्शन आपको 3 रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन में, अच्छा इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, आपसे रिलेशन जानना चाहता है K1 K2 और K3 के लिए, ठीक है। तो आप देखो, पहला आपके पास रिएक्शन है CO गैस और प्लस का H2O गैस, ठीक है, और यहां से ये फॉर्म कर रहा है CO2 गैस और प्लस का H2 गैस, ठीक है। इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1। दूसरी रिएक्शन आपको दे रखी है CH4 गैस प्लस का H2O गैस, ठीक है, प्लस का H2O गैस, और यहां से आपको मिल रहा है CO2 गैस और प्लस का 3H2 गैस, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है K2, ठीक है। अब जिस दिन आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे ना, देखो जिस दिन आप इनको ऐड करोगे आप देखना यहां से क्या क्या होने वाला है, ठीक है। इट इज नॉट द CO2 गैस, ये आपके पास CO गैस है, ठीक है, ये आपके पास CO गैस है। तो जिस दिन आप इनको ऐड करोगे ये और ये हटेंगे, ठीक है, तो यहां से आपके पास यहां पर जो बचेगा वो आपके पास बचेगा CH4 गैस प्लस का 2H2O गैस, और यहां से आपको क्या मिलने वाला है? CO2 गैस और प्लस का 4H2 गैस, ठीक है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपको इसने K3 बोल रखा है, तो K3 इक्वल कितना हो? इट इज द K1 इंटू K2, ठीक है, सिंपल। तो K3 इक्वल टू K1 इंटू K2, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बस आपको देखना पड़ता है कि आप रिएक्शन को ऐड कर रहे हो कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कि रिवर्स कर रहे हो, किसी से एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आप अपने आंसर को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। देखो ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक वेजल है, ठीक है, वेजल कंटेन CO2 विद अ प्रेशर ऑफ 0.5 atm, सम ऑफ द CO2 इज कन्वर्टेड इनटू CO ऑन द एडिशन ऑफ द ग्रेफाइट। तो आपके पास क्या थी, CO2 गैस थी, आपने इसमें ग्रेफाइट को ऐड कराया, ग्रेफाइट आपका सॉलिड होता है, और यहां से आपको मिलेगा 2 मोल ऑफ CO गैस, T इक्वल टू 0 पे। फिर इसने बोला टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0.8 atm, आपसे पूछ रहा है Kp की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो T इक्वल टू 0 पे इसके आपके पास 0.5 atm थे, ठीक है, ये आपका 0, ये आपका 0। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है, एट इक्विलिब्रियम, तो आप कहोगे ये तो सॉलिड है, इसका एक्टिव मास तो 1 होगा, तो 0.5 में से यहां से x जाएगा और इसका कितना बनेगा, 2x बनेगा। कितना बनेगा, 2x बनेगा। ठीक है, इसका कितना बनने वाला, 2x। ठीक है, इट इज द 2x। तो अगर आप एट इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर की बात करो, ठीक है, अगर आप टोटल प्रेशर की बात करो वो एट इक्विलिब्रियम, तो वो आप कहोगे होगा 0.5 माइनस का x और प्लस का 2x, मतलब आप कहोगे ये होगा 0.5 और प्लस का x, और ये इसने आपको बराबर दे रखा है 0.8 atm के, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 0.8 atm। ठीक है, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 0.3 atm। और अगर आपको इसके लिए Kp की वैल्यू चाहिए तो Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO गैस, ठीक है, इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना होने वाला है, तो ये है 2x, मतलब ये हो जाएगा 2 और इंटू का 0.3 और इसका स्क्वायर, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 0.5 माइनस x, मतलब 0.2। ठीक है, तो बस आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.09 और डिवाइड बाय 0.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 20, और 20 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1.8 atm ना, 1. ठीक है, 1.8 atm। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 1.8 atm। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, N2 गैस प्लस का O2 गैस, ठीक है, और ये कंबाइन होकर के फॉर्म कर रहे हैं 2 मोल ऑफ NO गैस। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू उसने आपको दे रखी है, ठीक है, Kc। ठीक है, Kc की वैल्यू इसने आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है इट इज द Kc नॉट Kp। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि आप इस रिएक्शन के लिए, कौन सा रिएक्शन है, NO गैस, ठीक है, और इट इज द 1/2 N2 गैस और प्लस 1/2 O2 गैस। इसके लिए Kc की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। ठीक है, लेट इज कॉल्ड Kc डबल डैश। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, बस मैं आपको दिखाना चाहता कि इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है। बाय द वे यहाँ पर ये लिखा गया, आप यहाँ पर देख लो, इस रिएक्शन के लिए आपको Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप काम करो, इसको रिवर्स करो। तो जैसे आप इसको रिवर्स करोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 NO गैस, ठीक है, और ये आपका जाएगा N2 गैस और प्लस का O2 गैस। ठीक है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी लेट कॉल्ड Kc डैश, वो आपके पास हो जानी है वाली है 1/4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है लेट कॉल्ड Kc डबल डैश, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, लेट कॉल्ड Kc डबल डैश। ठीक है, तो अब आप इसमें काम करो कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा NO गैस, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 1/2 N2 गैस, और ये आपके पास हो जाएगा 1/2 O2 गैस, और इसकी आपके पास रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके आपके पास रिक्वायरमेंट है। तो इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc डबल डैश, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, वो आपके पास कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/4 इंटू 10⁻⁴, और इसका पावर आप कितना कर दोगे, 1/2। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा 10⁴ डिवाइड बाई 4 टू पावर 1/2 ना, मतलब ये आ जाएगा 10⁻² डिवाइड बाई 2, मतलब 50। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये आपसे क्या कर रहा है, ये आपके लिए रिएक्शन दे रखा है, इट इज द SO2 गैस, ठीक है, और प्लस का 1/2 O2 गैस,
ठीक है, और ये फॉर्म बना कर रहे हैं SO3 गैस। ठीक है, आपसे कर रहा है कि इसने आपको रिलेशन दे रखा है केपी और केसी में कि केपी इक्वल टू केसी और आरटी टू पावर एक्स। तो ये आपसे कर रहा है कि इस एक्स की वैल्यू बताओ। मुझे पता है क्या होता है, केपी इक्वल टू होता है केसी और आरटी टू पावर डेल्टा एनजी। बेसिकली आपको ये डेल्टा एनजी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एनजी कितना होगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ना, मोल्स ऑफ नॉट द मोल्स, इट इज गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से अगर आप देखो तो ये हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, और माइनस ऑफ 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। नहीं, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 3/2 मतलब माइनस का 1/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि हैबर्स प्रोसेस, हैबर प्रोसेस क्या होता है कि इसमें हम अमोनिया को, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय यूजिंग N2 गैस और प्लस का 3H2 गैस। ठीक है, इससे हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, यहां से आपके पास बन जाएगा 2NH3। ठीक है, कह रहा है कि कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसमें आप आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हो इस रिएक्शन में। ठीक है, तो यहां पर आप कैटलिस्ट का यूज करते हो इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो कह रहा है द कैटलिस्ट मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, आप यहां पर कैटलिस्ट का यूज करते हो। ठीक है, जब आप ये ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि जो आपके पास NH3 बनाने का तरीका होता है, इट इज द हैबर सिंथेसिस मेथड, जिसमें आप अमोनिया गैस और हाइड्रोजन गैस का यूज करते हो और आयरन को एज ए कैटलिस्ट आप यहां पर यूज करते हो। और भी कैटलिस्ट होते हैं बाय द वे। ठीक है, कह रहा है कि द कैटलिस्ट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। लेकिन हमको पता है कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम के पोजीशन को शिफ्ट नहीं करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ये पोजीशन को शिफ्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट केवल क्या करता है कि इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करा सकता है। ठीक है, इसने क्या बोला, द कैटलिस्ट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन टू द प्रोडक्ट साइड। ऐसा तो नहीं करेगा ना, केवल ये क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम को पहले अचीव करा देगा। मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, सी। ठीक है, कैटलिस्ट अगर आप एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करो तो वो क्या करता है कि इक्विलिब्रियम को पहले अचीव करा देता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता। रिएक्शन को शिफ्ट नहीं करता है प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, नहीं। ठीक है, इट कैन ओनली हेल्प टू अचीव द इक्विलिब्रियम इन लेसर टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि आपके लिए इसने रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, 2NO गैस प्लस O2 गैस, यहां से आपके पास 2NO2 गैस बन रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है, पहले देखो मैं रिएक्शन को लिख देता हूं। इट इज द 2NO गैस। ठीक है, 2NO गैस और प्लस का आपको दे रखा है O2 गैस, और यहां से आपके पास क्या बन रहा है, 2 मोल ऑफ NO2 गैस। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करो, मुझे पता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन शिफ्ट करती है लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप यहां पर देखो तो प्रोडक्ट साइड आपके पास 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट के साइड आपके पास 3 मोल्स हैं। तो इस केस में आपकी रिएक्शन चलेगी फॉरवर्ड, यही चलेगी, फॉरवर्ड चलने वाली है। ठीक है, तो ये बोल भी रहा है कि फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द इंक्रीजिंग ऑफ द प्रेशर, मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दोज डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। ऑफ कोर्स ऑप्शन स्टेटमेंट 2 आर भी करेक्ट है, इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू डिसोसिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम PCl5। ठीक है, PCl5 गैस। ठीक है, ये डिसोसिएट हो रहा है PCl3 गैस और प्लस का Cl2 गैस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आप यहां पर इनर्ट गैस को ऐड करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जब आप इनर्ट गैस को ऐड करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर तो इस केस में आपके पास क्या होता है, रिएक्शन शिफ्ट करती है। ठीक है, रिएक्शन शिफ्टेड टूवर्ड्स द हायर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, हायर नंबर ऑफ मोल्स।
मतलब इस केस में अगर आप देखो तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाली है। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। तो मतलब स्टेटमेंट वन इज ट्रू। इसने बोल भी रखा है कि इट इज फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू। कर रहा है कि आपको केसी की वैल्यू बतानी है इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द PCl5 इज अल्फा। तो कह रहा है केसी की वैल्यू ये आएगी अल्फा स्क्वायर वी और डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर वी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इसके लिए। ठीक है, PCl5 गोज टू PCl3 प्लस Cl2 गैस। तो हम हमेशा केपी की वैल्यू याद करके चलते हैं। बाय द वे, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर केसी की वैल्यू न याद हो तो आप इसको डिराइव कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। ये आपके लिए PCl5 है, ये जाएगा आपके पास PCl3 और प्लस का Cl2। T इक्वल टू 0 पे आप इसके 1 मोल्स को ले लो, इसके 0 और इसको 0। और इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है कि इसमें से अगर आपका 1 में से 1 अल्फा जाएगा, 1 इंटू अल्फा, तो ये भी बनेगा 1 इंटू अल्फा और ये भी बनेगा 1 इंटू अल्फा। कि ये इक्विलिब्रियम पे इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर कंटेनर का वॉल्यूम इसने भी दे रखा है तो अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई वी और इसका हो जाएगा अल्फा बाई वी और इसका भी कितना हो जाएगा अल्फा बाई वी। तो अगर आप इसके लिए केसी की बात करोगे तो आप कहोगे वो होगा अल्फा बाई वी और इंटू का अल्फा बाई वी और डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बाई वी। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर और इंटू का वी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो ऑफकोर्स इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपके पास नहीं बनने वाला है, ये आपके पास क्या है? फॉल्स। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि कह रहा है कि स्टेटमेंट वन, एडिशन और रिमूवल ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट डज नॉट अल्टर द एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड को कितना लेकर चलते हैं? 1 ना, इसके एक्टिव मास को हम कितना लेकर चलते हैं? 1। तो अब इसको रिमूव करो, ऐड करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। ठीक है, इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। फिर करेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड सबस्टांस रिमेन्स कांस्टेंट। ऑफ कोर्स स्टेटमेंट टू इज आल्सो करेक्ट एंड यही इसके लिए एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हम एक्टिव मास ऑफ सॉलिड के कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड को 1 लेकर चलते हैं, इट इज अ कांस्टेंट। तो ये क्या है? कांस्टेंट है, इसीलिए ये एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एच कितना है? नेगेटिव है। डेल्टा एच कितना है? नेगेटिव है। तो डेल्टा एच इज लेस देन 0, मतलब रिएक्शन आपके पास है, इट इज द एक्सोथर्मिक। ठीक है, रिएक्शन कैसी है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये फेवर करेगी एट लो टेम्परेचर। ठीक है, फेवर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, फेवर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, करेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। आपको अमोनिया के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराना है, इसका मतलब रिएक्शन आपको चलाना पड़ेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपको अमोनिया के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम लिखते हो तो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाय द वे, छोड़ो आप इसको। ठीक है, तो इसका मतलब आपका रिएक्शन शिफ्ट होने वाला है फॉरवर्ड में। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया को इंक्रीज करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कह रहा है कि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऑफ कोर्स बिकॉज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर एट लो टेम्परेचर, तो अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करने वाली है। एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन आपकी शिफ्ट होती है किधर? जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है? लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो अगर आप इस केस में देखो तो रिएक्टेंट के साइड आपके पास 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं और इधर है 3 नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये भी आपके लिए फॉरवर्ड की तरफ ही करने वाली है रिएक्शन को। इसका मतलब स्टेटमेंट वन, ऑफ कोर्स इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। फिर कह रहा है कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, क्या करती है? डिक्रीज करती है, वो हम देख चुके हैं। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक ये आपको वहां पर हमने बता ही दिया था, इट इज द log K2 बाई K1। ठीक है, इक्वल टू आपके पास कितना होता था? ये आपके पास होता था डेल्टा एच और डिवाइड बाई 2.303 आर, और ये होता था 1/T1 माइनस 1/T2। तो अब अगर आप यहां से देखो, अगर आपका डेल्टा एच लेस देन 0 है तो आप बोलोगे ना कि K2 इज लेस देन K1।
तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अभी यहां पर क्या है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये आपका पॉजिटिव है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे तो ये इस साइड का नेगेटिव आने वाला है ना, मतलब कि आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए फॉल्स स्टेटमेंट है, नॉट ट्रू। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, फॉल्स। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि फॉर द रिएक्शन, ठीक है, आपको रिएक्शन दे रखा है, इट इज द 2NH3 गैस। ठीक है, और यहां से हो रहा है N2 गैस। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, N2 गैस और प्लस का 3H2 गैस। ठीक है, प्लस का 3H2 गैस। कह रहा है केपी की यूनिट विल बी ATM। देख लेते हैं, केपी की जो यूनिट होती है वो होती है ATM टू पावर डेल्टा NG। तो इस केस में अगर आप डेल्टा NG के लिए बात करो तो आप कहोगे वो होगा 1 + 3 एंड माइनस का 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2। तो इसकी यूनिट आ जाएगी ATM टू पावर 2, और यहां पर इसने क्या दे रखा है, ATM, तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये करा यूनिट ऑफ केपी इज ATM टू पावर डेल्टा एंड ऑफ कोर्स इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। वैसे पर यहाँ पर डेल्टा NG इसको लिखना चाहिए था, बट ओके। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये देखो क्या कर रहा है, इस केस में हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, हीट रिलीज हो रही है, देन इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये फेवर करेगी लो टेम्परेचर पे। ठीक है, किस टेम्परेचर पे फेवर करेगी, ये फेवर करेगी लो टेम्परेचर पे। तो ये कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, रॉन्ग। बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये लो टेम्परेचर पर फेवर करने वाली है। करेक्ट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऑफ कोर्स, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन से ही एक्सोथर्मिक है ना, बैकवर्ड से देखोगे तब तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो यहां से स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल की। इसमें आप कुछ नहीं करना, बस आपको रिलेशन यूज करना है। केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी और इंटू RT टू पावर डेल्टा NG। ठीक है, सिंपल। अब अगर आप पहले केस के लिए देखो तो पहले केस के लिए डेल्टा NG कितना है, इट इज द 2 और माइनस का 1 + 1, मतलब इसके लिए कितना है, 0। तो इसके लिए आपके पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के लिए आपके पास हो जाएगा केपी इक्वल टू केसी। ठीक है, और अगर आप बी के लिए देखो तो बी के लिए डेल्टा NG की वैल्यू कितनी है, वो आपके लिए है 2 और माइनस का 1 + 3, मतलब ये आपके लिए है -2। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, केपी इक्वल टू केसी और RT टू पावर डेल्टा NG, मतलब कि -2। ठीक है, और अगर आप सी के लिए देखो तो सी के लिए डेल्टा NG कितना है, तो आपको हो गए इट इज द 1 + 1 एंड -1, तो ये आपके लिए है 1। ठीक है, मतलब इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा केपी इक्वल टू केसी और RT। ठीक है, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और अगर आप डी के लिए देखो तो डी के लिए डेल्टा NG कितना है, तो आपको हो गए 1 + 1 और माइनस का 0, बिकॉज इट इज अ सॉलिड नॉट द गैस। ठीक है, तो डेल्टा NG इसके लिए कितना है, 2। तो इसके लिए आपके पास हो जाएगा केपी इक्वल टू केसी और क्या हो जाएगा, RT टू पावर डेल्टा NG, मतलब 2। अब यहां से आप अपने ऑप्शन को मैच करा सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है, ये आपके लिए रिएक्शन क्वोशिएंट और के इक्विलिब्रियम के लिए बात कर रहा है। तो मुझे पता है कि अगर Q इक्वल टू मेरा K है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी होने वाला है। ठीक है, जो कि ये टी बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी होगा। ठीक है, ठीक है, बी क्या बोल रहा है, Q इज लेस देन K। ठीक है, Q इज लेस देन K, तो आप कहोगे आपको इक्विलिब्रियम पर पहुंचना है, और रिएक्शन क्वोशिएंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T। तो अगर आपको इसको इंक्रीज कराना है ना, तो आप कहोगे मुझे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करना है, मतलब मुझे अपने रिएक्शन को शिफ्ट कराना होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है, तभी आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होगा। मतलब कि बी केस के लिए आपके लिए क्या होगा, पहली बात तो रिएक्शन एट नॉट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपकी जो रिएक्शन है इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपके लिए इक्विलिब्रियम पर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, आपकी रिएक्शन इज फास्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होगा इस केस में इट इज द ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, तो इस केस में आपका हो जाएगा ये आर वाला भी सही हो जाएगा। और सी आपके लिए क्या बोल रहा है कि रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से ज्यादा है। तो रिएक्शन क्वेश्चन आपके लिए होता है, आप कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। और अगर आपको Q ग्रेटर देन के है तो मतलब Q को कम करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटाना पड़ेगा और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो रिएक्शन इज एट नॉट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और आपको रिएक्शन को चलाना पड़ेगा बैकवर्ड। क्या चलाना पड़ेगा, बैकवर्ड में चलाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है, और ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम पर भी नहीं है। ठीक है, रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, नॉट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देखो, जो आपका डी है ये बोल रहा है के इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, उसके पर इसको ग्रेटर देन 1 का मतलब बस इतना समझना कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो होता है क्या है ना, अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 टू पावर 3 से ज्यादा हो, ठीक है, अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 टू पावर 3 से ज्यादा हो तो हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट, ठीक है, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। हम क्या बोलते हैं, अगर कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 टू पावर 3 से ज्यादा ऑर्डर की आए तो हम ये बोलते हैं कि रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। मतलब लगभग पूरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आपका होने वाला है इट विल बी द ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन। यहां पर अगर ठीक है, अगर इसका के ग्रेटर देन 1 दे रखा है तो इससे आप एक चीज तो अनुमान लगा ही सकते हो ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इफ इट विल बी ग्रेटर देन 1 तो आपको समझ में आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब रिएक्शन इज नियर टू द कंप्लीशन, लगभग कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से मैच करा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम विद द प्रेशर डिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इसने एक्स बोल रखा है। तो बस आप एक रिलेशन याद रखना कि जो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ये वेरी करती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P2 पावर डेल्टा Ng/2। ठीक है, एंड वेयर P क्या है, तो केमिकल इन इक्विलिब्रियम विद द प्रेशर P, इक्विलिब्रियम पर जो आपका प्रेशर होगा P, ठीक है, सिस्टम का, ऐसे वो वेरी करती है। ठीक है, ऐसे वो क्या करती है, ऐसे वो वेरी करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के साथ। ठीक है, तो इस केस में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसने x दे रखा है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप कहोगे 1 अपॉन P2 पावर डेल्टा Ng/2। जैसे अगर आप फर्स्ट केस को देखो तो फर्स्ट केस में आपका डेल्टा Ng कितना है, -2। मतलब इस केस में x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P2 पावर -1। मतलब इस केस में आपको कितना आ जाएगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अगर आप बी केस में देखो तो बी केस में आपके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, -1 ना, 2 और -3, हाँ ठीक है, -1। तो इस केस में आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा x, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P2 पावर -1/2। दैट इज इंप्लाइज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √P। ठीक है, और अगर आप सी ऑप्शन को देखो तो सी ऑप्शन में आपके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू है 1।
ठीक है, डेल्टा एन जी कितना है 1, इसका मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p² 1/2। ठीक है, इसका मतलब इस केस में कितना आ जाएगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √(1/p). फिर अगर आपने डी ऑप्शन को देखो तो इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू कितना है 0, तो इस केस में आपका जो x होगा इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ p, मतलब x⁴0, डेल्टा एन जी आपका 0। ठीक है, तो आपको ये वैसे आप याद रखना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p² डेल्टा एन जी बाई 2। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि मैच द फॉलोइंग, आपको दे रखा है डेल्टा एन जी केपी केसी। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है केपी इक्वल टू होने वाला है केसी और इंटू RT² डेल्टा एन जी। इसमें 3 केस हो सकते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट केस हो सकता है कि आपका डेल्टा एन जी इक्वल टू 0। सेकेंड केस आपके लिए हो सकता है कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। और थर्ड केस आपके लिए क्या हो सकता है कि आपका डेल्टा एन जी क्या हो, ये लेस देन 0। ठीक है, तो अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा तो आप बोलते हो कि जो केपी होगा वो केसी के बराबर होगा। अगर डेल्टा एन जी आपका ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, केपी इज ग्रेटर देन केसी। और अगर डेल्टा एन जी आपका लेस देन 0 है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि केपी इज लेस देन केसी। ये सिंपल, ये 3 रिलेशन होते हैं। अब आपको जो दिख रहा है केपी नॉट डिफाइंड, केपी इज नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है, ऑप्शन डी को आप देखो, इस केस में गैस है ही नहीं, और आप केपी आप डिफाइन ही केवल गैसेस के लिए कर सकते हो, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी का एक ऑप्शन आर भी आपके लिए होने वाला है, और बाकी सबके लिए आप यहां से निकाल सकते हो डेल्टा एन जी आप देखो सिंपली, और फिर उसके बाद आप केपी और केसी रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि आपके पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है हैविंग 2 रिएक्टेंट इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। हमने ये पढ़ा है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है, ठीक है, जो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को डबल करो, हाफ करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला है, वो रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये डिपेंड करेगा अगर आप इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हो, आप लिखते हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, नॉट द इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट अ गिवन टेंपरेचर, कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। हाँ ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है एट इक्विलिब्रियम। फिर कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशंस, हाँ ये इनिशियल कंसंट्रेशंस पर भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कह रहा है कि इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन, नहीं, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही, तो कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नहीं, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, नहीं, ये तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि आप के इक्विलिब्रियम डिफाइन क्या करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, तो इन पर तो ये डिपेंड करनी ही करती है। कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशंस, हाँ ये इनिशियल कंसंट्रेशंस पर भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशंस पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो देखो यहां तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन टिक करना हो ना तो आप बी को टिक करना। क्यों? क्योंकि इसने यहां पर ये चीज नहीं स्पेसिफाई की है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट के भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है और प्रोडक्ट के भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहां पर तो हमने मान लिया, ठीक है, कुछ नहीं बोला है अगर आपको, ठीक है, क्योंकि इसने यहां पर कंसंट्रेशन मतलब ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर सी को भी सही कर दे रहे हैं, लेकिन याद रखना यहां पर मेंशन होना चाहिए कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर जो इनका कंसंट्रेशन होने वाला है उससे इसको लेना देना है। ठीक है, तो यहां पर ये मेंशन करना चाहिए था बाय द वे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। देखो ये क्या कह रहा है कि प्योर अमोनिया, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ वेसल एट टेम्परेचर व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट ए। ठीक है, कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, प्योर अमोनिया को आपने प्लेस्ड कर दिया इन अ वेसल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इज फिक्स्ड। ठीक है, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि केपी चेंजेस विद प्रेशर, नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद रखिए हम। ठीक है, वहां पर बहुत इसको प्रेशर दिए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका होता है इज डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, केवल और केवल ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होने वाला है। केपी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। करेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डज नॉट चेंज विथ प्रेशर। अब यहां पर देखो, प्रेशर, आप प्रेशर इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो, आपका रिएक्शन शिफ्ट होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो प्रेशर को घटाने या बढ़ाने पे आपका रिएक्शन डिपेंड करता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया चेंज होगा ही ना। ठीक है, उसी प्रकार है कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज लेस देन द N2। मतलब समझो, अगर आपने अमोनिया को प्लेस कर दिया, इट इज द NH3 गैस। ठीक है, तो यहां से ये किस में जाएगा, N2 गैस, और प्लस का 3H2 गैस। तो ये कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज लेस देन द N2। ये तो होने वाला ही नहीं है। आपको दिख रहा है इसके 3 मोल बनेंगे, इसके 1 मोल से इसके 3 बनेंगे, इसके 1 बनेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 ही ज्यादा होने वाला है N2 से। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपको क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट ही होगा। और ऑप्शन नंबर सी भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, कि आपका जो केपी होता है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करने वाला है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 20। ठीक है, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 10। मतलब के एफ की वैल्यू आप कितनी दे रखी है, 10, और आपसे पूछ रहा है कि आप उसको केबी की वैल्यू बता दो कितनी होगी। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पर होता है क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मतलब के एफ और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू आप लिखते हो केबी और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आप लिखते हो के एफ अपान के बी, और ये बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको ही आप क्या बोलते हो, के इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब कि आपका जो के इक्विलिब्रियम होगा वो होगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये आपको दे रखा है 20, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई के बी और इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहां से आपके पास बैकवर्ड रेट कांस्टेंट आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर यहां से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस टू गिवन रिएक्शन आपको दे रखा है। कौन कौन सी रिएक्शन है, तो एक आपके पास है NO गैस प्लस का 1/2 O2 गैस। ठीक है, ये आपके लिए जा रहा है NO2 गैस में। ठीक है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है K1। फिर दूसरी रिएक्शन आपको कितनी दे रखी है, 2NO2 गैस। ठीक है, इट इज गोज टू 2NO गैस और प्लस का O2 गैस। ठीक है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है K2। आपको कह रहा है कि अगर K1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ है तो K2 कितना होगा। ठीक है, पहले आप K1 और K2 में रिलेशन फाइंड आउट कर लो। ठीक है, कि वो कितना होने वाला है। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर आप इस रिएक्शन को ये जो रिएक्शन है, आप चाहे ऊपर से जाओ या नीचे से जाओ, आपके ऊपर है। अगर मैं इस रिएक्शन में बात करूं तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा 2NO गैस। ठीक है, और 2NO गैस और प्लस का O2 गैस, और यहां से ये फॉर्म करने लगेंगे 2 मोल ऑफ NO2 गैस, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/K2।
और फिर अगर आप इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा NO गैस और प्लस का 1/2 O2 गैस, और यहां से आपके पास बनने लगेगा 1 मोल ऑफ NO2 गैस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/K2 टू पावर 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब 1/K2 टू पावर 1/2 यही K1 है ना। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को देखो तो ये सेम ही तो है। ठीक है, तो K1 की वैल्यू इसने आपको दे रखी है, तो ये हो जाएगा 1/K2 टू पावर 1/2, और ये आपके पास हो जाएगा 4 × 10⁻³ तो आप एक काम करो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका भी पावर 2 कर दो और इसका भी पावर 2 कर दो, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो ये हो जाएगा 1/K2 और इक्वल टू हो जाएगा 16 × 10⁻⁶। ठीक है, तो K2 की वैल्यू की बात करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ और डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 100 × 10⁴ और डिवाइड बाई 16, तो आपको दिखेगा कि 16 × 6 कितना होता है 96। ठीक है, 96 हो जाएगा 6.25 × 10⁴। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगेन इट इज इजी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है इस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन कौन सी है, तो आपको होगा इट इज द 2NO गैस प्लस का Cl2 गैस। ठीक है, और इट इज द गोज टू 2NOCl गैस, और आपको दिख रहा है ये सबके कंसंट्रेशन पर बात कर रहा है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc वो आपको होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ NOCl टू पावर 2 और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 और कंसंट्रेशन ऑफ NO टू पावर 2 ना। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो आपसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो मुझे रिलेशन पता है कि Kp इक्वल टू आपके पास होता है Kc और इंटू RT टू पावर डेल्टा Ng। अगर Kp इज ग्रेटर देन Kc होगा तो आपको हो गया दैट इज इंप्लाइज डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0। तो आप देख लो डेल्टा Ng किसके लिए ग्रेटर देन 0 है, ऑप्शन नंबर यहां पर 3 डी। ठीक है, डी के लिए आपके लिए क्या है, डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये देखो क्या कर रहा है कि एट 1000 केल्विन द Kp फॉर दिस गिवन रिएक्शन इट इज द PCl5 एंड इट इज द गोज टू PCl3 एंड प्लस का Cl2। ठीक है, ये सब गैस हैं, इट इज द गैस। ठीक है, ये इसने यहां पर इसको मेंशन करना चाहिए बाय द वे। ठीक है, तो आपको इसके Kp की दे रखी इट इज द 20R। तो मुझे रिलेशन पता है, क्या पता है कि Kp इक्वल टू होता है Kc और RT टू पावर डेल्टा Ng। और अगर आप इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की बात करो तो डेल्टा Ng आपको दिख रहा है ये कितना हैगा 1 + 1 और माइनस का 1 दैट इज 1। तो Kp की वैल्यू आपके पास है 20R और ये हो जाएगा Kc और RT टू पावर 1, तो R से R हो जाएगा कैंसिल आउट, तो Kc की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 और डिवाइड बाई आपके पास है 1000। ठीक है, इसका मतलब ये कितना आ जाने वाला है 0.02, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है ये सब। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये कह रहा है कि फॉर द गिवन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है N2O4। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है 2NO गैस। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है अल्फा, तो आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो मान लो कि T इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं दिया, इसके 1 मोल थे और इसके कितने थे 0। तो मैं यहां से क्या कहूंगा कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है कि अगर इसमें से 1 में से 1 अल्फा जाएगा तो इसका कितना बनेगा 2 अल्फा। ठीक है, इट इज द मोल्स, और आपसे यही जानना भी चाहता है, तो टोटल मोल्स आपके लिए जो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये आपके पास कितना हो जाने वाला है 1 माइनस अल्फा और प्लस का 2 अल्फा, मतलब ये हो जाएगा 1 + अल्फा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये देखो क्या कर रहा है कि आपके लिए 4 मोल A का है, मिक्स किया गया 4 मोल ऑफ B के साथ। कह रहा है कि व्हेन 2 मोल ऑफ C इज फाउंड एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है A + B। ठीक है, और यहां से ये बन रहा है C + D। तो ये कह रहा है कि T इक्वल टू 0 पे A के भी 4 मोल थे, B के भी 4 मोल थे, इनके मोल्स नहीं थे। लेकिन ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जब आप बात करोगे तो इसमें से 4 में से x गया, 4 में से x गया, इसके भी कितना बनेगा x और इसका भी कितना बनेगा x। लेकिन ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे C के कितने मोल फॉर्म हुए 2। इसका मतलब ये जो x है ये कह रहा है कि x इक्वल टू 2 है
बस प्रॉब्लम खत्म। आपके पास अगर x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, आप कंटेनर का वॉल्यूम ले लो लेट v। तो अगर आप इनके कंसंट्रेशन की बात करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बाई वी, ये भी हो जाएगा 4 माइनस 2 बाई वी, ये हो जाएगा 2 बाई वी, और ये कितना हो जाएगा 2 बाई वी। तो अगर आप इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करोगे तो ये हो जाएगा 2 बाई वी और इंटू का 2 बाई वी और डिवाइड बाई भी 2 बाई वी और इंटू का 2 बाई वी, मतलब 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, आपके पास 2HI है, यहां से ये फॉर्म हो रहा है H2 और प्लस का I2। ये कह रहा है कि ओनली 50% ऑफ HI इज डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना हो गया 0.5। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बनेगा, ठीक है, तो यहां पर डेल्टा एन जी इक्वल जीरो का केस है। ठीक है, तो टी इक्वल जीरो पे अगर आप इसके 1 मोल्स लेके चलो तो इसके हैं 0 और इसके भी कितने हैं 0। तो आप कहोगे कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है, एट इक्विलिब्रियम पे इसमें से 1 में से 1 अल्फा जाएगा, तो इसका कितना बनेगा अल्फा बाई 2 और इसका भी कितना बनेगा अल्फा बाई 2। ठीक है, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 बनेगा। ठीक है, अच्छा, आपसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आप इसको वैल्यू बता दो। तो ठीक है, अगर आप कंटेनर के वॉल्यूम को v ले लो, अगर इसने कुछ नहीं दे रखा है, तो इसके कंसंट्रेशन कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 1 माइनस अल्फा, अल्फा आपको 0.5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई वी, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2v और ये भी हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2v। तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना चाहोगे तो हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 2v और इंटू का 0.5 डिवाइड बाई 2v और डिवाइड बाई आपके पास हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई v टू पावर 2। ठीक है, तो k की वैल्यू आपके पास कितना हो जाने वाला है 0.25 डिवाइड बाई 4v स्क्वायर इंटू का v स्क्वायर और डिवाइड बाई 0.25, तो 0.25 v स्क्वायर k की वैल्यू आ जाएगी 1/4 मतलब 0.25। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि फॉर द रिएक्शन, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, इट इज द सी सॉलिड प्लस का CO2 गैस और यहां से फॉर्म हो रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस। कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड CO आर 2 and 4 atm रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे आपको इसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है और आपसे पूछ रहा है केपी की वैल्यू, तो केपी कितना होगा, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर और डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का, वो भी इक्विलिब्रियम पर ही इसने आपको पार्शियल प्रेशर दे रखा है इक्विलिब्रियम। तो यहां तो आपको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहां पर क्या पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, तो यहां से हो जाएगा 16/2 मतलब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बहुत बेसिक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, फिर जब हम आज का दूसरा लेक्चर बनाएंगे तो उसमें, ठीक है, अच्छे प्रॉब्लम रहेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अभी तो बस आप बेसिक प्रॉब्लम्स देख लो इसमें जो बन सकते हैं। ठीक है, सही, ये देखो कह रहा है कि एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड आपको वेपर डेंसिटी इसकी दे रखी है, कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तो आपको दे रखा है, ये दे रखा है मतलब ये आपके पास क्या है, डी एक्सपेरिमेंटल, क्या है ये आपके पास डी एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, डी एक्सपेरिमेंटल मतलब स्मॉल डी, ये लगभग कम ही आएगा आपके पास थ्योरेटिकल, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, देखो ये 100 है और इसका कितना होने वाला है, इसका वेपर डेंसिटी क्या होगा, तो वेपर डेंसिटी इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2 ना, मॉलिक्यूलर मास और डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब आप PCl5 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हो तो ये आपके पास आता है 208.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसके बराबर आता है, तो इसकी वेपर डेंसिटी हो जाएगी 104.25, तो यह देखो इससे ज्यादा ही आने वाली है। ठीक है, इट इज द डी एक्सपेरिमेंटल एंड इट इज द डी ऑब्जर्व। तो बाय द वे आपका जो अल्फा होगा वो होगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी और डिवाइड बाई n-1 और इंटू का स्मॉल डी। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए ये कैपिटल डी है और अगर आप n की वैल्यू देखना चाहो तो PCl5 से आपके पास बनता है 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 कि PCl5 के 1 मोल से 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट बन रहे हैं, 1 मोल PCl3 का और 1 मोल किसका बन रहा है Cl2 का। तो यहां से अगर आप देखो तो आपका कितना हो जाएगा 104.25 माइनस का 100 और डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पर जो भी आपका आंसर आ जाए,
ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो भी आपका आंसर आ जाए, जैसे जो मुझे दिख रहा है कि आपके पास होगा 4.25 और डिवाइड बाई 100, तो यहां से ये हो जाएगा 0.0425। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि आपके पास 6 ग्राम हाइड्रोजन है। 6 ग्राम हाइड्रोजन मतलब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ, तो इट इज द 6 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 3 मोल। ठीक है, ये इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप मोल्स ऑफ क्लोरीन के बारे में बात करोगे तो वो होगा 9.023 इंटू 10 टू पावर 23 और डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मतलब 6.023 और इंटू 10 टू पावर 23। तो यहां से अगर आप देखो तो मोल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, मोल्स ऑफ क्लोरीन आपके पास यहां से आ जाएगा मतलब कि Cl2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3/2 अप्रॉक्स। आप देखो इट इज द 1.5। ठीक है, तो यहां से होगा क्या, ये फॉर्म कर रहे हैं HCl ना, मतलब H2 और प्लस का Cl2, ये आपके पास बनाएंगे 2 मोल ऑफ HCl। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इज एट 100 mm, इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इतना है, आपसे कह रहा है कि व्हाट विल द पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो तो इनिशियली इसके 3 मोल हैं और इसके 1.5 मोल हैं। ये कह रहा है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन इतने मोल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, मतलब ये तो होने वाला है खत्म, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1.5, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.5 और ये कितना बनेगा 2 इंटू 1.5। ठीक है, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ इतना मोल्स ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म द HCl। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो आपके पास इक्विलिब्रियम पर जो होने वाला है, ठीक है, ये एट इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पर ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो तो ये क्या होगा, यहां से आपके पास ये आ जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl के बारे में आप बात कर सकते हो। 3 इज द moles of the HCl and total number of moles is 4.5 and the total pressure is 800 mm। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करने पर जो भी आ जाए वही आपका आंसर होगा। अगर आप यहां से अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखना चाहते हो तो इसको 3800 लिखो और 4.5 को आप 5 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। 160 का मतलब 480, तो 480 से थोड़ा सा कम ही आएगा। ठीक है, मतलब 400 mm के आसपास। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि 20% पार्ट ऑफ द N2O4 इज डिसोसिएटेड इनटू NO2। तो ये आपके पास N2O4 है, ये डिसोसिएट होगा NO2 में 2NO2 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp, और ये कितना डिसोसिएट हुआ, ये कह रहा है कि 20% पार्ट ही इसका डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, इसका कितना डिसोसिएट हुआ है, 20% पार्ट ही इसका डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, अब अगर आपको इसके लिए डायरेक्ट अगर Kp की वैल्यू पता हो तो वो होती है 4x² और डिवाइड बाई 1 माइनस x²। ठीक है, और इनटू का प्रेशर P। तो अब यहां से आप सीधे ही निकाल सकते हो। ठीक है, Kp इक्वल टू 4, x की वैल्यू आप कहोगे इट इज 0.2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर और P आपको दे रखा है इट इज द 1 एटमॉस्फियर, तो आप 1 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और इंटू का 0.04 और ये हो जाएगा 1 माइनस का 0.04 और इंटू का 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से Kp की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.16 और डिवाइड बाय 0.96। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.17 के आसपास आती है। ठीक है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर होगा ना 1 माइनस x²। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कर रहा है कि इन द रिएक्शन आपको क्या दे रखा है कि A प्लस बी और इससे क्या फॉर्म हो रहा है C प्लस डी। ठीक है, कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is determined by taking 1 mole of A and 1 mole of B as initial amount। कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि अगर आप 2 मोल ऑफ ए और 3 मोल ऑफ बी ले लेते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या होता। तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है, ठीक है, आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल
ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब इस केस में आप क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ PCl5 इज डन इन 1 लीटर ऑफ कंटेनर, कह रहा है कि 0.2 मोल ऑफ Cl2 इज फाउंड एट इक्विलिब्रियम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैंने कहा ठीक है, ये आपके पास PCl5 है और PCl5 से आपके पास होने वाला है PCl3 और प्लस का Cl2, ठीक है। तो मान लो कि t इक्वल टू 0 पर इसके आपके पास 1 मोल थे, इसके 0 थे और इसके भी 0 थे। तो एट इक्विलिब्रियम पे अगर आप बात करो, एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है, इसमें से कुछ x गया होगा तो इसका भी x बना होगा और इसका भी x बना होगा, और ये बोल रहा है कि Cl2 के 0.2 मोल फॉर्म हुए हैं। तो अगर Cl2 के 0.2 मोल फॉर्म हुए हैं एट इक्विलिब्रियम, तो आप कहोगे x की वैल्यू होगी 0.2, ठीक है। अगर आपके पास ये आ गया तो आप हर एक की कंसंट्रेशन लिख सकते हो एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 1 और ये भी कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 1। तो आपकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 0.2 डिवाइड बाई 1 इंटू का 0.2 डिवाइड बाई 1 और ये हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाई 1। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ जाने वाली है 0.2 इंटू 0.2 और डिवाइड बाई 0.8, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.05, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये कह रहा है कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है कि N2 प्लस का 3H2 और यहां से ये बन रहा है 2NH3, ठीक है, और आपको इसका डेल्टा H लेस देन 0 दे रखा है, मतलब इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहली बात कैसा है, इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपसे कह रहा है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम पर क्या होने वाला है। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो ये शिफ्ट होने वाला है लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, ठीक है, लेसर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और इसने टेम्परेचर पर कोई बात की नहीं है, तो ठीक है, लेसर नंबर ऑफ मोल्स इधर है तो आपकी रिएक्शन शिफ्ट होगी फॉरवर्ड, किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होने वाली है, मतलब कि राइट, ठीक है, राइट साइड, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1.1 है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1 और ये बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम और इट विल बी द ग्रेटर देन 1, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम आप बोल सकते थे, या फिर जिस दिन आप इसको 1.1 के बराबर करते, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम और इसको आप 1.1 करते तो आपके पास आ जाता था कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, वो आता 1.1 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपके पास था नहीं, तो इसीलिए यहां से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेपर डेंसिटी। तो अल्फा आपके पास क्या होता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई n-1 इंटू डी, ठीक है, थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी माइनस एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी अपॉन n-1 इंटू डी ऑफ द, या फिर एक्सपेरिमेंटल जो भी आप बोलना चाहो। तो ये नहीं डिफाइन होगा अगर आपका n इक्वल टू 1 हो गया ना, अगर आपका n इक्वल टू 1 हो गया तो इस केस में ये इन्फिनिटी दे बैठेगा, तो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होने वाला क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख लो इसमें से किस में आपके पास n की वैल्यू 1 आने वाली है, तो अगर आप यहां पर देखो तो इसके 2 मोल से इसके 2 मोल ही फॉर्म हो रहे हैं, तो इस केस में भी आपके पास n की वैल्यू 1 आएगी ना, इसके 2 मोल से इसके 2 मोल ही बन रहे हैं, तो 1 मोल से 1 मोल ही बनेगा, समझ में आ रहा है। देखो 2 मोल ऑफ H चाहिए, यहां पर बना कितना आपको, 1 मोल ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ I2, मतलब टोटल कितने बने, 2 मोल बनेंगे, लेकिन ये कितने मोल ऑफ HI से, 2 मोल ऑफ HI से 2 मोल, तो 1 मोल ऑफ HI से 1 मोल बनेंगे, तो 1 के लिए भी ये डिफाइन नहीं होने वाला है,
2 के लिए अगर आप देखो तो 2 मोल से इसके 4 मोल्स बन रहे हैं रिएक्टेंट के, तो इसके लिए डिफाइन होगा। इसके लिए देखो तो 2 मोल से इसके लिए भी 2 मोल्स बन रहे हैं, तो इसके लिए भी डिफाइन नहीं होगा। और इसके लिए अगर आप देखो तो 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, इसके लिए भी डिफाइन होगा। ठीक है, इस केस में अगर आप देखो तो n की वैल्यू आपके लिए है 2, इस केस में भी n की वैल्यू है 2, लेकिन इस केस में n इक्वल टू 1 है और इस केस में भी n इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये नहीं होने वाला, सॉरी। तो यहां पर होगा ऑप्शन ए एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 1 और थर्ड के लिए आपकी वेपर डेंसिटी डिफाइन नहीं होने वाली है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये कह रहा है कि इन इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन्वॉल्विंग द डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, मतलब ये एक ही बार लिखा गया है। ठीक है, ये डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप है, आगे रिएक्शन लिखी गई। ठीक है, ये ऐसे लिखा गया कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, और ये डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और प्लस का CO2 गैस। तो अगर आप इसके लिए इक्विलिब्रियम लिखने जाओगे तो ये तो सॉलिड है, इसका तो एक्टिव मास 1 होगा, तो ये सीधे किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा। ठीक है,